Hello everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद। हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 प्रिपरेशन में आज हम देखेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। ये वही सवाल हैं जो कि बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं एंड आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर इस सेशन में से एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली आप करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोज़ अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है जिसमें लिस्ट 1 में दिया गया है ओज़ोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल हज़ार्ड्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिस्ट 2 में दिया गया है सुनामी, यूवी रेडिएशंस, मीथेन एंड इकोसेंट्रिज्म। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ओके, सो इधर हमें बताना है कि ओजोन होल किस वजह से होता है जो कि लिस्ट 2 में अवेलेबल है। ओके, सो ओजोन होल क्या है? ओजोन लेयर में एक होल है and it refers to the depletion of protective ozone layer in the upper atmosphere over earth's polar region। सिंपल से लैंग्वेज में अगर बात करें तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेज जो कि सन की वजह से आती है। therefore does not allow those rays to reach earth surface। वो अर्थ के सरफेस तक उनको पहुंचने नहीं देती। एंड ओजोन डिप्लीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि ड्यू टू इसकी डिप्लीशन मोर रेडिएशन एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर। ज्यादा रेडिएशंस अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती हैं। ओजोन लेयर, ओजोन होल जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है यूवी रेडिएशन से जो कि सन से आती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पता है बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जिससे हमारे अर्थ के एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस में कुछ गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। यहाँ पर मीथेन एक ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव नेचुरल हजार्ड्स। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो प्राकृतिक खतरे। नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं? ये जो भी पर्यावरण में घटनाएं होती हैं जिसके लिए कोई सोसाइटी, कोई ह्यूमन खास करके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, उसको नेचुरल हजार्ड बोला जाता है। इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा सुनामी। नेक्स्ट वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टैग लाइन क्या है? इसकी टैग लाइन है इकोसेंट्रिज्म, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट द इकोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसकी एक टैगलाइन है जो कि आपको याद रखनी ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है लोगों की रिलेटेड टू इकोसेंट्रिज्म।
ओके, सो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। मीना माता डिजास्टर इन जापान वाज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ड्यू टू। सो आप लोगों ने स्टूडेंट्स मीना माता डिजास्टर के बारे में जरूर सुना होगा। ये किस पॉल्यूशन की वजह से हुआ था? तो ये हुआ था मरकरी की वजह से। इसको मरकरी की जगह ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है मिथाइल मरकरी। ठीक है, मिथाइल मरकरी भी अगर लिखा होगा तो भी आपने करेक्ट आंसर इसको फॉलो कर देना है। ठीक है, मरकरी कंटेनिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम चीसो कॉर्पोरेशंस केमिकल फैक्ट्री कंटिन्यू टू बी डंप्ड इन मीनामाता बे अप टू 1968। ठीक है, सो 1968 तक मीना माता बे नाम की एक जगह पर जो है ये केमिकल फैक्ट्री का वेस्ट फेंका जाता था, जिसकी वजह से ये डिजास्टर जापान में हुआ था। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो डेजर्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। ओके, सो ये क्या होता है? बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड inhabits dry grasslands and scrublands on the Indian subcontinent, and इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान में ही पाई जाती है। Next question is to ensure universal access to water and sanitation as well as long-term management is the aim of sustainable development goal number what? So students देखो sustainable development goals मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने बहुत बार डिटेल में डिस्कस किया है एंड मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इसमें जितने भी गोल्स हैं सबका एक सीक्वेंस आपको याद रखना है। उसको याद रखने का ट्रिक भी हमने डिस्कस किया एक सेपरेट वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, सो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि पूरे सभी लोगों को अच्छा पानी और सैनिटेशन मिलनी चाहिए, स्वच्छ पानी और स्वच्छता पे उनका ध्यान रखा जाना चाहिए लंबे समय तक। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से गोल नंबर में ऐड की गई है बात? तो ये की गई है गोल नंबर 6 में। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके हमेशा की तरह बताना है। इससे आपकी जरूर रिवीजन होगी। अभी पढ़ के कमेंट करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग इजीली उसको रिकॉल कर सकते हो। तो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर गोल नंबर 12, 8 एंड 14 कौन कौन से हैं? जल्दी से मुझे कॉमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन। तो इसको जाना जाता है NIDM के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। It works under government's directives to train and conduct periodic checks to regulate effective earthquake and disaster control policies throughout the country with support from semi-government, private firms and NGO। सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक होता है या और भी जितने डिजास्टर होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने की ये पॉलिसी है। इसमें ये सरकार ने पॉलिसी बनाई है, लेकिन इसमें सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड बहुत सारे एनजीओज भी जुड़े हुए हैं एंड इसमें काम कर रहे हैं। करेक्ट, एंड इसका ऑफिस है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एरिया दैट acts as an boundary or a transition between two ecosystems। तो दो इकोसिस्टम्स के बीच में, दो परिस्थितिक तंत्रों के बीच में सीमा के रूप में कौन काम करता है? सो देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इकोटोन। इकोटोन क्या है? एक ये अब्रुट है और ग्रेजुअल बाउंड्री है जो कि दो एडजेसेंट इकोसिस्टम्स के बीच में बनती है। जैसे कि आप मान सकते हो कि दो जंगल है, दो जंगल के बीच में जो बाउंड्रीज है उसको आप इकोटोन बोल सकते हो। ओके, इकोटोन सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि एक एरिया होता है जो कि एक बाउंड्री के रूप में काम करता है किसी भी दो इकोसिस्टम के बीच में। इसको एक एग्जांपल लेकर के चल सकते हैं। जैसे नदी चल रही है, नदी के दो किनारों के बीच में जो गैप आ जाता है, जो बाउंड्री आ जाती है, वो इकोटोन कहलाती है। Next question is the Ministry of New and Renewable Energy MNRE Government of India has launched a program of developing a nodal solar city in 2009. Which one is not the correct objective under this scheme?
तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है एंड अगर आप चाहते हो कि इस तरह की लेक्चर सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक पर, आप कोई सेपरेट सेशन चाहते हो, तो भी जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आप वहां पर भी शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट पर उस सेशन को जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी। यहाँ पर देखो, एक स्कीम की बात की गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, मॉडल सोलर सिटी इन 2009 के अंदर। ठीक है, इसके रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? डायरेक्टली आंसर पर जाते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये स्टेटमेंट के अलावा बाकी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, MNRE की अगर बात करें, तो ये एक 11th 5 ईयर प्लान है जिसमें कि 60 सोलर सिटीज उन्होंने बनाई हुई हैं। मिनिस्ट्री इसमें फंड करती है वन सिटी को एक स्टेट के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके, इस तरह से यहाँ पर काम होता है। जो इसमें रीन्यूएबल एनर्जी है एंड एनर्जी एफिशिएंसी है, उसके जो एफर्ट्स है उसको 10% हर एक सिटी के अंडर यूज करने का टारगेट यहाँ पर बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज industries related hazards which involves explosions and release of toxic substances will fall under which category? तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो भी खतरे होते हैं, जैसे कि विस्फोट होते हैं या उनसे जो गंदा पानी निकलता है, गंदा धुआं निकलता है, वो सारी चीजें हमारे वातावरण को खराब करती हैं। ओके, वो किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, ये पूछा गया है। ये आती है मैन मेड क्राइसिस, यानी कि मानव निर्मित संकट के अंदर। अब देखो, कहीं पर भी अगर केमिकल फैल रही है, बीमारी हो रही है, जैसे कि कोरोना वायरस की बात करें, वो भी मैन मेड क्राइसिस के अंदर ही आता है। ठीक है, हजार्डियस मटेरियल स्पिल्स, जैसे कि कोई मेडिसिन बन रही है, कोई स्प्रे बन रही है, कोई कीटनाशक बन रहा है, लेकिन उसने ह्यूमन को बहुत नुकसान पहुंचाया, तो वो सब मैन मेड क्राइसिस के अंदर आते हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट आपने सुना होगा, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैशेस, ग्राउंड वाटर में जो गंदगी फैल रही है लोगों की वजह से, वो सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर, बॉइलिंग वाटर इज इम्प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर के कंपैरिजन में उबलता हुआ पानी इम्प्योर वाटर माना जाता है। क्यों? उसके इंक्रीज की वजह से। बॉइलिंग वाटर ऑफ इम्प्योर, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इम्प्योर वाटर का, वो इंक्रीज होता जाता है अगर हम उसको शुद्ध जल के हिसाब से कंपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोपोस्फियर एंड थर्मोस्फियर बिलोंग्स टू व्हाट? ये देखो, ये हमने जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का 1 आवर वाला सेशन लिया था ना स्टूडेंट्स, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर देखिए, मेरे नाम से, अंकिता सूद के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आते हैं एटमोस्फेयर के अंदर। एटमोस्फेयर लेयर के अंदर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉइस पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ साउंड इज इन एक्सेस टू। नॉइस पॉल्यूशन कब माना जाता है? जब उसकी रेंज किससे ज्यादा बढ़ जाती है? 80 से 99 डीबी से ज्यादा उसकी रेंज अगर बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी रेंज 70 से 75 होती है। ठीक है, उसके बाद 55 से 65 तक होती है कॉमर्शियल एरिया, 45 से 55 होती है रेजिडेंशियल एरिया, साइलेंट जोन में 40 से 50 होती है जो कि लोएस्ट है, एंड इंडोर लिमिट्स होती है 30 डीबी से कम। ये लिस्ट किसने बनाई? ये लिस्ट WHO के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट दी। ओजोन होल्स क्या होते हैं? ये पोल्स होते हैं, इनको पोल्स बोला जाता है। ठीक है, इट रेफर्स टू अ रीजन इन द स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन होल किसमें है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आते हैं, वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन बिकम्स एक्सट्रीमली लो इन अ सर्टेन मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्मॉग? स्मॉग क्या होता है? स्मॉग होता है फॉग प्लस स्मोक, दो चीजों से मिलकर, कोहरा और धुआं, इन दोनों को मिलाकर के स्मॉग बनता है।
नेक्स्ट इज मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन कहाँ पर हुई है? वो हुई है साउथ पोल में। अब ये किसने बताया, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 1980 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका की रिपोर्ट में ओजोन डिप्लीशन देखी थी, एंड उसी के बाद उन्होंने ये फाइनलाइज किया था कि साउथ पोल में सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन होती है और आगे भी होने के चांसेस हैं। Next is what is the range of intensity scale used in measuring earthquakes? तो earthquake यानी कि भूकंप को मेजर करने के लिए रेंज क्या हो सकती है? वो हो सकती है 1 से लेकर के 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डे टाइम नॉइज स्टैंड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेजिडेंशियल एरिया इन इंडिया इज। सो दिन के समय जो आवासीय क्षेत्र होते हैं इंडिया में, उसमें नॉइज की रेंज कितनी तक अलाउड है? वो है 55 डीबी। ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो इसीलिए मैं कहती हूँ स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन को नोट कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होते हैं। तो आपको वापस उस एक्सप्लेनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार उसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताई। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस इसके अंदर आती है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसमें से कौन सी नहीं है? सो कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। इसमें वाटर वेपर आता है जो कि एक नेचुरल कैटेगरी में आता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑक्सीजन इसमें नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी? इकोलॉजी की स्टडी की अगर बात करें तो क्या उसकी बेसिक यूनिट है? तो इकोलॉजी क्या होता है? इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं दैट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वातावरण, टेम्परेचर, रेनफॉल यानी कि बारिश होना, तूफान चलना, मिट्टी, छोटे छोटे मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। एंड जहां पर छोटी छोटी चीजें रहती हैं, जैसे मिट्टी में भी आपने देखा है छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, हवा में भी छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सब इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, यानी कि इकोलॉजी के अंदर आते हैं। इकोसिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे लेक है, पॉन्ड्स है, फॉरेस्ट है, ये सब नेचुरल है। एंड आर्टिफिशियल में एक्वेरियम आपने देखा होगा जिसके अंदर मछलियां होती है, वो नकली एक एनवायरमेंट बनाया जाता है फिश के लिए। गार्डन्स होते हैं, बहुत सारे जू होते हैं जहाँ पे एनिमल्स के लिए एक नकली एनवायरमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड पीपल पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स डू नॉट नेसेसरली हेल्प इन चेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, सो लोग जो पीपल कंट्रोल मेजर्स करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने में, चेक करने में उनको मदद करते हो। तो आप लोगों को बता दूं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। इसका मतलब है पर्यावरण क्षरण। ओके, तो हवा, पानी, मिट्टी जैसे जितने भी पॉल्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसकी कमी के माध्यम से पर्यावरण में जो गिरावट आ जाती है, उसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोला जाता है। एंड ये जो गिरावट उसमें आती है, उससे बहुत सारे वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं, बहुत से पेड़ पौधे इस वातावरण से खत्म हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन, ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रादर कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो पॉल्यूशन, हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है एनवायरमेंटल में, यानी कि पर्यावरण में जो नुकसान हो रहे हैं, पॉल्यूशन फैल रहे हैं, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल बेसिक चीजें होती है स्टूडेंट्स, बस आपको ये जो छोटी छोटी सी टर्म्स आती है ना, उनका मतलब पता होगा, तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड? तो प्राकृतिक खतरा इनमें से कौन सा नहीं है? सो करेक्ट आंसर है केमिकल कंटामिनेशन। देखो, जंगल में आग लगना नेचुरल है, बिजली चमकना नेचुरल है, लैंडस्लाइड होना, भूस्खलन होना भी नेचुरल है। केमिकल कंटामिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए लैब में कोई प्रैक्टिकल हो रहा है, चलो उसको भी छोड़ो, बहुत इजी बताती हूँ। फूड को सेव करने के लिए, जैसे कि हम लोग कुछ स्प्रे बनाते हैं ताकि उस फूड में कीड़े ना लगे, ठीक है, एंड लोग क्या करते हैं, वो फ्रूट्स को, वो फूड को खा लेते हैं विदाउट वॉशिंग देम। सो वो केमिकल्स हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। जानबूझकर वो किसी ने नहीं बनाए, वो तो लोगों को उस बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो गया। ओके,
Next is, which of the following is a source of emissions leading to the eventual formation of surface ozone as a pollution? So correct answer क्या होगा यहाँ पर? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। Which of the following pollutants acts affects the respiratory tract in humans? So हमारे जो श्वसन तंत्र है उसको सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो वो है सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। The Ganga Action Plan यानी कि GAP was initiated during the year. गंगा एक्शन प्लान कब इनिशिएट किया गया था? 1986 में। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गंगा में जो पॉल्यूशन है, अभी तक जो पॉल्यूशन हुआ है उसको कैसे साफ किया जाए एंड आगे आने वाले समय में पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए। Environmental impact assessment is an objective analysis of the portable changes in what? So एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को EIA के नाम से जाना जाता है। इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द पोर्टेबल चेंजेस इन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो EIA क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, कि किसी डेवलपमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे सोशियो इकोनॉमिक में, हमारे कल्चर, ह्यूमन की हेल्थ, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनकी हेल्थ पर किसी केमिकल से या किसी डिसीजन से या किसी भी चीज से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग बेस्ड। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एनवायरमेंट पर बेस्ड हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट है सिटी की, कहाँ पर वो है? सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। सो इसका डायरेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ओके, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन अवेलेबल है, सो यू कैन इजीली चेक इट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस। अगर स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहिए, ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करती रहूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।